नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो दोस्त स्वागत है हमारे इस नए वीडियो और एक शानदार वीडियो में। तो दोस्त आज की इस वीडियो में हम आपको जीके फास्ट रिवीजन यानी कि टॉप 22 यानी कि टॉप 22 क्वेश्चन कंप्लीट करवाएँगे। और ये क्वेश्चन जो है ना 22 क्वेश्चन सिर्फ इम्पोर्टेंट ही नहीं है, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो जैसे में ऑल स्टेट पीसी यानी किसी भी राज्य का पीसीएस हो, एसएससी हो, रेलवे हो या फिर बिहार दरोगा हो या फिर किसी भी प्रकार का गवर्नमेंट्स एग्जाम हो, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप खुद इस क्वेश्चन को एंड तक देखिए, ठीक है ना? एंड तक देखिए और खुद आप बताइएगा कि ये क्वेश्चन जो है आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात कि दोस्त इस क्वेश्चन 22 क्वेश्चन को आप कंप्लीट कीजिए और खुद आप बताइए कि इसमें से आप 10 भी अगर कंप्लीट कर लेते हैं ना, तो समझिए कि आपको थोड़ी-सी मेहनत की ज़रूरत है, आपका सिलेक्शन काफ़ी नज़दीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन ना जो ही व्यक्ति बना सकता है जो कि अपना डीप से हर सिलेबस को बेहतरीन तरीके से पढ़ा हो, ठीक है ना? तो दोस्त चलिए हम बिना समय गँवाए आज का जो है पहला प्रश्न शुरू करते हैं, ठीक है ना? नए व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो एंड तक देखिए, अगर पसंद आता है तभी आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है ना दोस्त? तो चलिए हम शुरू करते हैं, ठीक है? तो चलिए आज का जो है पहला प्रश्न क्या है? ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा वीवीआई है, ठीक है ना दोस्त? ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बोल रहा है क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है कि कौन-सा एक आवश्यक तत्व है, ठीक है ना? जिसका उपयोग जो है प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। ध्यान से देखिएगा, इन तत्वों में से पूछ रहा है कि कौन-सा ऐसा तत्व है जिनका उपयोग जो है प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। ऑप्शन ए है नाइट्रोजन है या फिर ऑप्शन बी है मैंगनीज है या फिर ऑप्शन सी है जिंक है या फिर ऑप्शन डी है फास्फोरस है। तो देखिए जिनको भी जानकारी है ना कमेंट बॉक्स में अपनी राय देते रहिएगा, ठीक है ना? और देखते हैं कि कितने लोग जो है 10 से प्लस कंप्लीट कर पाते हैं, ठीक है ना? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन, ठीक है ना? ऑप्शन ए हमारा सही हो आंसर हो जाएगा। यानी कि नाइट्रोजन जो है आवश्यक तत्व है जिसका प्रोटीन में संश्लेषण किया जाता है। समझ में आ गया ना? अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पे, ठीक है ना? देखिए आज का दूसरा प्रश्न क्या है? ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है कि कोई भी पादप हो, ठीक है ना? तो पादप में जाइलम ऊतक का कौन-सा भाग जो है भोजन भंडारण करता है, यानी कि फूड स्टोरेज का काम करता है। इनमें से बताइए कौन-सा है? ऑप्शन ए है जाइलम पोरेकाइमा या फिर ऑप्शन बी है जाइलम फाइबर या फिर ऑप्शन सी है वाहिनिका या फिर ऑप्शन डी है वाहिका। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये दोस्त क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम आपको कंप्लीट करवा रहे हैं। तो अपना कमेंट बॉक्स में जो भी आंसर हो अपना रखते जाइएगा, ठीक है ना? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कि जाइलम पोरेनकाइमा, ठीक है ना? देखिए ये एक ऐसा भाग है पादप में यानी पादप में जाइलम ऊतक का एक ऐसा भाग है जो कि भोजन को यानी कि फूड को स्टोरेज करने का काम करता है। कौन है? ऑप्शन ए यानी कि जाइलम पोरेनकाइमा, ठीक है ना? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। बस क्वेश्चन को ना ध्यान से देखिएगा, वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको मालूम चलेगा कि आपने सही में कितना कंप्लीट किया और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप क्वेश्चन का लेवल देखिएगा कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है ना? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे और 3 नंबर प्रश्न पे, ठीक है ना? ध्यान से देखते चलिएगा। बोल रहे हैं 3 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस एक का कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? मतलब बोल रहा है कि निम्नलिखित में से इनमें से किस कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है, ठीक है ना? ऑप्शन ए है सूत्रकणिका, केंद्रक या फिर हरित लवक या फिर ऑप्शन बी है सूत्रकणिका, गोल्जी का या फिर केंद्रक या फिर ऑप्शन सी है सूत्रकणिका, जीव द्रव्य कला या फिर केंद्रक या फिर ऑप्शन डी है हरित लवक, केंद्रक या फिर राइबोसोम। तो आपको मालूम ही है कि कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए किस में होता है दोस्त? तो सूत्रकणिका, केंद्रक और हरितलवक में होता है, ठीक है ना? तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही आंसर हो जाएगा। बस वीडियो को ध्यान से देखते चलिएगा दोस्तों, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं गड़बड़ाएगा एग्जाम में, ठीक है ना? तो देखिए ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, चौथा नंबर सवाल पे। देखिए चौथा नंबर जो सवाल है ना, ये बायोमास ऊर्जा से संबंधित है। ध्यान से देखिएगा, बोल रहा है कि निम्न में से यानी कि निम्नलिखित में से कौन-सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? देख लिए, ये नहीं है। हम बार-बार आपको बताते हैं हर वीडियो में कि जब भी क्वेश्चन नहीं आएगा ना, तो उसको गोल कर दीजिएगा, ऐसे कर दीजिएगा। इससे होगा क्या? हाइलाइट हो जाएगा, ताकि आपको एग्ज़ाम में ना दिमाग पे रहे, ये सारी चीज़ें हाइलाइट आपकी आँखों के सामने रहे। नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट ना नहीं देखते हैं और गलती कर देते हैं। तो पूछ रहा है कि निम्न में से कौन-सा जो है बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है?
चलिए हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है लकड़ी, ये तो है ही। ऑप्शन बी है गोबर, ये भी है। और ऑप्शन सी है कोयला, ये भी है। लेकिन बात करें ऑप्शन डी यानी कि परमाणु ऊर्जा, ये जो है बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो हमेशा याद रखिएगा कि ये जैसे क्वेश्चन ऐसे पूछे, अगर पूछे नहीं तो ऐसे गोल कर देना है, फिर ऑप्शन पे आना है। उसी प्रकार से हमारा आज का क्वेश्चन जो था बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो लकड़ी भी बायोमास ऊर्जा का स्रोत है, गोबर भी बायोमास ऊर्जा का स्रोत है और कोयला भी है। लेकिन बात करें वहीं पे तो परमाणु ऊर्जा जो है ये बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। समझ में आएगा ना दोस्त? देख रहे हैं ना कितना विस्तार में आपको बताया जा रहा है। अगर वीडियो सच में आपको तो अच्छा लग रहा है ना, तो दोस्त दिल से ना लाइक होना चाहिए, ठीक है ना? और बिना सब्सक्राइब किए जाना भी नहीं है कि नहीं? चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं और 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये 5 नंबर प्रश्न है। बोल रहा है कि सभी लैंगिक जनन, ठीक है ना, लैंगिक जनन करने वाले जीवों में जीवन की उत्पत्ति होती है। यानी कि जितने भी जीव है एक दूसरे को लैंगिक जनन से उनकी जन्म होती है, ठीक है ना? तो उन्हीं की बातें ये कर रहा है। तो जीवन की उत्पत्ति के आखिर क्या है, ठीक है ना? तो ऑप्शन ए है एक कोशिकीय युग्मक से, या फिर ऑप्शन बी है द्विकोशिकीय युग्मक से, या फिर ऑप्शन सी है कठोर आवरण वाले युग्मक से, या फिर ऑप्शन डी है दोनों ए और बी से। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है यानी कि एक कोशिकीय युग्मक से। देखिए एक कोशिकीय युग्मक से ना जितने भी लैंगिक जन्म करने वाला जीव है उन्हीं से जीवन की उत्पत्ति होती है। तो हमारा ऑप्शन है सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ना? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, ठीक है ना? बस आप बारीकी से क्वेश्चन को देखते चलिएगा। वीडियो से संबंधित किसी प्रकार का कोई राय हो तो अपना कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करते रहिएगा, ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं 6 नंबर प्रश्न पे। बस प्रश्नों को आप ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है ना? 6 नंबर प्रश्न बोल रहा है तो वह जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग लाया जाता है, यानी कि उपयोग किया जाता है। आखिर वो कौन सा जैव उर्वरक है? ऑप्शन ए है लेमना है, या फिर ऑप्शन बी है एंजोला है, या फिर ऑप्शन सी है वोल्फिया है, या फिर ऑप्शन डी है ट्रैपा है। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो हमेशा याद रखिएगा दोस्त, जैसे ऐसे क्वेश्चन पूछे उसका बस एक ही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी कि एंजोला हो जाएगा। एंजोला एक ऐसा जैव उर्वरक है जो कि हमारे धान के यानी कि प्लवित धान के खेतों में उर्वरक रूप में उपयोग किया जाता है। समझ में आ गया ना? तो एंजोला का आप सही आंसर लगाइएगा। समझ में आ गया? अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है ना? देखिए हम सीधे पॉइंट टू पॉइंट कंप्लीट कराते जा रहे हैं सारा का सारा क्वेश्चन, ठीक है ना? तो आपको घबराना नहीं है, बस वीडियो को देखते रहना है और ध्यान से देखना है, ठीक है ना? ताकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आपके सामने आए ना, तो आप आराम से यूं ही बता दीजिएगा, ठीक है ना? हल करके आइएगा। नहीं तो आप ऐसे ही वीडियो देखते चले जाइएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा। बस आपको ध्यान से देखना है, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है कि निम्न में से कौन एक कीटभक्षी पौधा है? यानी कीटभक्षी का मतलब समझते हैं ना, जो कीटों को भक्षण कर ले, कीटों को खा ले, उसी को बोला जाता है कीटभक्षी पौधा। बहुत सारे ऐसे पौधे हैं, उसी में से पूछ रहा है। ऑप्शन ए है निलुम्बो, या फिर ऑप्शन बी है नेफेथिंग्स, या फिर ऑप्शन सी है निकोटियाना, या फिर ऑप्शन डी है नेक्टिथिंस। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी कीटभक्षी पौधा की बात करें तो हमेशा याद रखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नेपथिंस हो जाएगा, ठीक है ना? ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी कि नेपथिंस हो जाएगा। देखिए कीटभक्षी पौधा आखिर कीड़ों को क्यों भक्षक करते हैं? होता क्या है कि कीटभक्षी पौधे में ना नाइट्रोजन की कमी होती है। ध्यान से समझिए कि नाइट्रोजन की कमी होती है। बहुत सारे आप देखे होंगे आपके कीटभक्षियों का ऐसे ऐसे रहता है, मुंह खुला रहता है, ऐसे ऐसे। और जैसे इसमें कोई कीड़ा आता है, इसमें कीड़ा आता है, जैसे इसमें कीड़ा आता है कोई, तो ये ऑटोमेटिक बंद कर लेते हैं, ठीक है ना? बंद कर लेते हैं। तो इनसे होता क्या है, कीटों में जो है नाइट्रोजन की मात्रा रहती है और इस कीटभक्षी पौधे में नाइट्रोजन की कमी होती है। तो जैसे कीट जो है इसके अंदर आते हैं तो आराम से ये उसको एक दूसरे को पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से कीट मर जाता है और इनको नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है। समझ में आ गया ना? तो इसी को बोला है कीटभक्षी पौधा। समझ में आ गया? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, 8 नंबर प्रश्न पे। ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है ना? बोल रहा है 8 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि निम्न में से कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है? ऑप्शन ए है काई, या फिर ऑप्शन बी है इलोथिक्स, या फिर ऑप्शन सी है जल तिप्तिया, या फिर ऑप्शन डी है फ्यूलनोरिया। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दोस्त आप आंसर जरूर करते रहिए, ठीक है ना? और वीडियो को दिल से लाइक करते ही चलिएगा। आपके लिए कितना मेहनत किया जा रहा है, ठीक है ना? सिर्फ आपकी एक सिलेक्शन के लिए, है कि नहीं? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बताते चलिएगा। बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा सहजीवी संबंध को दर्शाता है? सहजीवी, समझ रहा ना? एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है संबंध को, कौन सा दर्शाता है?
ठीक है ना? तो ऑप्शन हमारा ये सही आंसर हो जाएगा, यानी कि काई जो है ना ये सहजीवी संबंध को दर्शाता है। काई को देखे होंगे कहीं कहीं चापाकल हो गया या फिर अपने जो थोड़ा सा नीचे वाले एरिया में रहता होगा उनको काई लगा होता है, देखते होगे ना काई, तो उसी को बोल रहा है, ये बातें कर रहा है, ठीक है ना? तो यानी कि काई जो है सहजीवी संबंध को दर्शाता है। इसको बस आप ध्यान से देखिए, ये पी बाई क्यू क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना? अब हम चलते हैं 9 नंबर सवाल पे, ठीक है ना? 9 नंबर से सवाल क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है? ये जो है काफी ज्यादा, ये भी पी वाई क्यू है, ठीक है ना? ये भी पी वाई क्यू आपको कंप्लीट करवा रहे हैं। बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय यानी कि आकलन की विधियों में से एक नहीं है। बोल रहा है एक नहीं है, यानी कि निम्न में से कौन सी विधि जो है राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों में से एक नहीं है। ऑप्शन ए है वितरण विधि, या फिर ऑप्शन बी है उत्पादन विधि, उत्पाद विधि, या फिर ऑप्शन सी है व्यय विधि यानी कि खर्च विधि, या फिर ऑप्शन डी है आय विधि यानी कि इनकम विधि। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आप आंसर को सही तरीके से बताते चलिएगा, जब तक वो नहीं बताइएगा तो फिर मालूम कैसे चलेगा आप कितना सही कर पाए हैं, ठीक है ना? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हम बताते हैं ऑप्शन ए यानी कि वितरण विधि, ठीक है ना? हमेशा याद रखिएगा, उत्पादन विधि भी हो जाएगा, व्यय विधि भी हो जाएगा, आय विधि भी हो जाएगा, लेकिन पूछ रहा है कि नहीं, यानी कि निम्न में से कौन विधि राष्ट्रीय आयकलन की विधियों में से एक नहीं है, याद रखिएगा। तो वितरण विधि जो हो जाएगा ना, ये राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों में नहीं आता है, समझ में आ गया ना? उत्पादन भी आता है, व्यय भी आता है और आय भी आता है, समझ में आ गया ना? अब हम चलते हैं 10 नंबर सवाल में। किसी प्रकार का वीडियो में दिक्कत हो ना दोस्त, आप अपनी राय जरूर बताते चलिएगा, हम और भी बेहतरीन तरीके से आपको कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना? देखिए यहाँ पर 25 नहीं है बल्कि 22 सवाल है, ठीक है ना? यानी कि 22 को सवाल कंप्लीट करवा रहे हैं इसमें, ठीक है? तो देखिए अभी जो है 10 नंबर सवाल ध्यान से देखते चलते हैं। बोल रहा है कि अपने निवेश के बदले में एक शेयर धारक प्राप्त करता है, यानी कि ये अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है ना, वो किसी चीज में निवेश करे, नहीं इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो उस शेयर धारक को क्या प्राप्त होता है। ऑप्शन ए है अवितरित लाभ, या फिर ऑप्शन बी है लाभांश एवं बोनस शेयर, या फिर ऑप्शन सी है निवेश पर ब्याज, या फिर ऑप्शन डी है निवेश पर लाभ। बताते चलिए इनमें से कौन आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? देखिए जो भी लड़के ना इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे, अगर उनका बेस ठीक ठाक हो आराम से इस चीज को बता देंगे, ठीक है ना? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लाभांश एवं बोनस शेयर। समझ में आएगा ना, जो भी इन्वेस्टमेंट है उसके बदले में एक शेयर धारक क्या प्राप्त करता है, लाभांश एवं बोनस शेयर। समझ में आ गया ना? इसको आप ध्यान से देखते चलिएगा ऐसे ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है ना? अब हम चलते हैं 11 नंबर प्रश्न पे। 11 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि आधुनिकीकरण में शामिल है, आखिर आधुनिकीकरण में कौन कौन चीजें शामिल है। ऑप्शन है नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग, या फिर ऑप्शन बी है सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, ठीक है ना? या फिर ऑप्शन सी ए और बी यानी कि ये दोनों हो जाएगा, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा याद रखिएगा कि जितने भी नए नए टेक्नोलॉजी आ रही है उसका प्रयोग करना ये भी आधुनिकीकरण में शामिल है। उसके बाद समाज के दृष्टिकोण में बहुत सारी चीजें धीरे धीरे साल दर साल कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहता है, ये भी आधुनिकीकरण में शामिल है, यानी कि हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ना? तो ऐसे ही करके समझते समझते सवाल को हल करना है, ठीक है ना? ताकि कोई भी एग्जाम में सवाल आए ना तो आप आराम से यूं ही आप हल करके आइएगा, ठीक है ना? सफलता एकेडमी हमेशा आपके साथ रहेगा, ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं 12 नंबर सवाल पे, ठीक है ना? बस क्वेश्चन को ध्यान से देखते रहना। देखिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है इस पे ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना? ये क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है 12 नंबर है, ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया, यानी ये कथन कारक वाला चीज है, ठीक है ना? कथन पे है, ठीक है ना? बोल रहा है पहला कि स्वपोषी यानी कि स्वपराज्य स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादन कहा जाता है, और द्वितीय बोल रहा है द्वितीय उत्पादन का संदर्भ परपोषी स्तर के उत्पादन से, यानी बोल रहा है कि स्वपोषी उत्पादन प्राथमिक उत्पादन कहा जाता है और द्वितीय उत्पादन क्या परपोषी स्तर का उत्पादन कहा जाता है, यानी कि पहला और दूसरा सही है, या फिर यानी ऑप्शन में देख लेते हैं इनमें से कथन है कौन कौन, केवल एक सही है यानी कि पहला सही है, या फिर ऑप्शन बी केवल दूसरा सही है, या फिर ऑप्शन सी एक और दोनों सही है, या फिर ऑप्शन डी ना ही एक सही और ना ही दो सही है। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बताते चलिए क्योंकि आपके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। हम आपको हमेशा बताते हैं दोस्त, हमारे चैनल पे आपको 3 तरह के सवाल मिलेंगे। कौन-कौन सा? ईज़ी मिलेंगे,
फिर मॉडरेट मिलेंगे, फिर हार्ड मिलेंगे। ताकि हमारा यही मानना है कि जब आप तीनों तरह के सवाल कंप्लीट कर लीजिएगा ना, आप आराम से कोई भी एग्जाम में बैठ के हल करके आइएगा और सिर्फ रिजल्ट ही नहीं बल्कि मेरिट तक आपको ये चीज़ें पहुँचाएगा, है कि नहीं? तो आपको कोई भी सवाल छोड़ के नहीं आना है। बेहतरीन तरीके से जो आपको जानकारी होगा, आराम से हल करके ही आना है, ठीक है ना? तो इसका सही आंसर बताते चलिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1 और 2 दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। हमेशा याद रखिएगा कि जो प्राथमिक स्तर का उत्पादन कहा जाता है वो स्वपोषी यानी कि स्वपराज्य कहलाता है। ठीक है ना? और द्वितीय उत्पादन की बात करता है तो परपोषी का स्तर के उत्पादन से कहलाता है। समझ में आ गया ना? तो 1 और दोनों हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो है 13 नंबर है। बोल रहा है, ध्यान से देखते चलिएगा, ठीक है ना? हम सीधे पॉइंट टू पॉइंट सारा क्वेश्चन कंप्लीट करवाते जा रहे हैं। इतना बेहतरीन तरीका से ना कोई नहीं करवाएगा, ठीक है ना? तो दोस्त आप वीडियो को ध्यान से देखते चलिएगा। बोल रहा है कि यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य शैली से है? यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध जो है किस नृत्य शैली से है? ऑप्शन ए है कुचिपुड़ी से है, ऑप्शन बी है उड़ीसी से है, या फिर ऑप्शन सी है मणिपुरी से है, या फिर ऑप्शन डी है कथक से है। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो हमेशा याद रखिए जो यामिनी कृष्णमूर्ति जो है ना, इनका जो संबंध है यानी कौन से नृत्य शैली से है? तो ये कुचिपुड़ी नृत्य शैली से, ठीक है ना? यामिनी कृष्णमूर्ति कुचिपुड़ी नृत्य शैली से, यानी ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं 14 नंबर सवाल देखते हैं। बिना समय गए हम पॉइंट टू पॉइंट कंप्लीट करते हैं। देखिए ये जो सवाल है ना, ये बहुत सारे स्टूडेंट को अगर मालूम होगा तो उनके लिए तो बिल्कुल ईजी है, लेकिन नहीं मालूम होगा तो उनके लिए तो थोड़ा-सा हार्ड पड़ ही सकते हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन कोई मालूम है तो ईजी हो ही सकता है और नहीं मालूम तो हार्ड ही है। बोल रहा है कि निम्नलिखित में घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले से प्रारंभ करते हुए आखिरी गतिविधियों तक जाइए। यानी कि सबसे पहले कौन-सा घटना घटा था और सबसे अंत तक कौन-सा घटना घटते हुए चला गया था। तो ऑप्शन दिया हुआ है, 4 गो कथन दिया गया है। 1, 2, 3, 4 पहला में पाई मसान की खोज, न्यूट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज और प्रोटॉन की खोज। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन जो है ना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर जो भी विद्यार्थी इस क्वेश्चन को बना दिया ना, तो समझो उसको चारों का चार याद है। लेकिन याद रखिएगा कि क्वेश्चन आपको सही ढंग से समझना है और फिर बताना है। कब किसका खोज हुआ था, पहले किसका खोज हुआ था, फिर उसके बाद किसका खोज हुआ था, फिर उसके बाद किसका खोज हुआ था। ऐसे करते शुरुआत से लेके आखिरी तक आपको बताना है। तो पहले हम आपको बताते चलते हैं, बस ध्यान से देखिएगा। देखिए, पहले जो था खोज इलेक्ट्रॉन की खोज हुआ था, ठीक है ना? उसके बाद किसका खोज हुआ था? उसके बाद प्रोटॉन का खोज हुआ था, ठीक है ना? उसके बाद किसका खोज हुआ था? न्यूट्रॉन का खोज हुआ था। उसके बाद किसका हुआ था? पाई मेसॉन का खोज हुआ था। समझ में आ गया ना? अब देखिए कि ये कहाँ है? 3, 4, 2, 1 देखिए कहाँ है? 3, 4, 2, 1 यानी कि उल्टा कर दिया है, ठीक है ना? बीच में से 3, 4, 2, 1 कर दिया है, ठीक है ना? तो देखिए कौन-सा है? ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? देख रहे हैं 3, 4, 2, 1 ठीक है ना? तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन का खोज पहले हुआ था, उसके बाद प्रोटॉन का खोज हुआ था, उसके बाद न्यूट्रॉन का खोज हुआ था, उसके बाद पाई मेसॉन का खोज हुआ था। ये बार-बार क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछता है, एक-एक करके भी पूछ सकता है, हम मिलाने के लिए भी दे सकते हैं। समझ में आ गया ना दोस्त? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, ठीक है ना? अगले प्रश्न जो है 15 नंबर सवाल है। ध्यान से देखते चलिएगा। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में हर वर्ष इको स्ट्रीट महोत्सव आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए है असम में, या फिर ऑप्शन बी है उड़ीसा में, या फिर ऑप्शन सी है बिहार में, या फिर ऑप्शन डी है गोवा में। इको स्ट्रीट महोत्सव की बात कर रही है, ध्यान से देखिएगा। इको स्ट्रीट महोत्सव की बात कर रहा है। तो हमेशा इसको याद रखिएगा कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। यानी कि उड़ीसा में जो है ना इको स्ट्रीट महोत्सव का आयोजन किया जाता है। समझ में आ गया ना? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, यानी कि 16 नंबर सवाल पे, ठीक है ना? 16 नंबर सवाल बोल रहा है कि दहेज यानी कि दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? यानी कि दहेज जो निषेध अधिनियम है कि दहेज नहीं लेना है भाई, उस नियम को अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया? ऑप्शन ए है 1961 में, या फिर ऑप्शन बी है 1964 में, या फिर ऑप्शन सी है 1969 में, या फिर ऑप्शन डी है 1972 में। बताते चलिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना? नहीं तो हम तो आपको ज़रूर बताएँगे, ठीक है? तो देखिए, दहेज निषेध अधिनियम जो है 1961 में पारित किया गया था, ठीक है ना? 1961 याद रखिएगा। दहेज निषेध अधिनियम 1961 में पारित किया गया था। समझ में आ गया ना? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, और 17 नंबर बिना समय गए आपको पॉइंट टू पॉइंट कंप्लीट करवा रहे हैं। 17 नंबर सवाल बोल रहा है कि राजा ललितादित्य ने किस राज्य पर शासन किया था?
राजा ललितादित्य ने किस राज्य पर शासन किया था? ऑप्शन ए है गुजरात पे, या फिर ऑप्शन बी है कश्मीर पे, या फिर ऑप्शन सी है राजस्थान पे, या फिर ऑप्शन डी है केरल पे। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा हमेशा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कश्मीर पे। ठीक है ना? राजा ललितादित्य ने कश्मीर पे राज्य पे शासन किया था। समझ में गए ना? इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। ये भी क्वेश्चन जो है पी बाई क्यू है। ठीक है ना? हम पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको कंप्लीट करवाते हैं। आप जाइएगा किसी भी एग्जाम में ना, आप खुद देखिए, आपसे क्वेश्चन यहाँ से जरूर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना? अब हम चलते हैं 18 नंबर सवाल पे। ठीक है? तो देखिए 18 नंबर सवाल क्या बोल रहा है कि सैर गुल फरोसा त्योहार का आयोजन कहाँ किया जाता है? याद रखिएगा, सैर गुल फरोसा त्योहार की बातें कर रहा है। ऑप्शन ए है दिल्ली में किया जाता है, या फिर ऑप्शन बी है मुंबई में किया जाता है, या फिर ऑप्शन सी है कश्मीर में किया जाता है, या फिर ऑप्शन डी है पुरी में किया जाता है। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा याद रखिएगा, ये जो सैर गुल फराज है, इस त्योहार का आयोजन हमेशा जो है दिल्ली में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? दिल्ली में किया जाता है। ठीक है ना? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न, जो कि 19 नंबर सवाल है। ठीक है? 19 नंबर सवाल बोल रहा है कि विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 1 सितंबर को, या फिर ऑप्शन बी है 17 सितंबर को, या फिर ऑप्शन सी है 19 अक्टूबर को, या फिर ऑप्शन डी है 2 मार्च को। बताइए दोस्तों, बताते चलिएगा आंसर क्या होगा, नहीं तो हम तो बताएंगे ही। ठीक है ना? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि विश्व रोगी दिवस जो है आपको 17 सितंबर को मनाया जाता है। यानी कि विश्व रोगी सुरक्षा दिवस जो है 17 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है ना? ताकि आपको सारा चीज दिमाग में बैठ जाए, हम आपको बारी बारी से सारा चीज कंप्लीट करवा रहे हैं। देख, ठीक है ना दोस्त? तो आप बिल्कुल ध्यान से देखते चलिएगा वीडियो को, ताकि आपको समझ में आ सके। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो बोल रहा है 20 नंबर सवाल है। बोल रहा है, ये देखिए, ये बिहार से सवाल है, वो भी पाटलिपुत्र से। बोल रहा है कि किसने पाटलिपुत्र को, यानी कि पाटलिपुत्र को पोलिब्रोथा कहा था? ठीक है ना? पोलिब्रोथा कहा था, आखिर किसने कहा था? ऑप्शन ए है मेगास्थनीज ने कहा था, या फिर ऑप्शन बी है एस्ट्रोबोम ने कहा था, या फिर ऑप्शन सी है प्लूटार्क ने कहा था, या फिर ऑप्शन डी है एरियन ने कहा था। तो हमेशा याद रखिएगा कि पाटलिपुत्र को पोलिब्रोथा कहा जाने वाला व्यक्ति मेगास्थनीज था। ठीक है ना? तो हमेशा याद रखिएगा ऑप्शन यानी कि मेगास्थनीज होगा। ठीक है ना? क्या बोला था? पोलिब्रोथा कहा था। ठीक है ना? अब हम चलते हैं 21 नंबर सवाल पे, ध्यान से देखते चलिएगा। 21 नंबर सवाल बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीक है? यानी कि पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार कौन सा है? ऑप्शन ए ब्लूटूथ है, या फिर ऑप्शन बी है सेलुलर नेटवर्क है, या फिर ऑप्शन सी है नेटवर्क इंटरनेट है, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताते चले इसमें से कौन सा सही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना? क्योंकि देखिए बोल रहा है ना कि पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार की बातें कर रहा है, एरिया वायरलेस संचार की बातें कर रहा है। तो दोस्त देखिए, हमेशा याद रखिएगा कि जो ब्लूटूथ होता है ना, ब्लूटूथ, उसी के बारे में बात करिए। ये जो है पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीक है। ठीक है ना? इसी को बोला जाता है ब्लूटूथ बोला जाता है। बस क्वेश्चन को ना बेहतरीन तरीके से आपको, माने क्वेश्चन तो हम आपको कहानी के माध्यम से, थ्योरी के माध्यम से बता ही रहे हैं, लेकिन आपको दिमाग में हर एक क्वेश्चन को रट के रखना है। ठीक है ना? अब हम चलते हैं आज का जो है आखिरी सवाल। ठीक है ना? क्योंकि हम 22 क्वेश्चन आज इस वीडियो में कंप्लीट करवाने वाले थे। ठीक है ना? तो देखिए आज का जो है आखिरी सवाल क्या है, 22 नंबर में बोल रहा है कि किसे जो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है? यानी कि एआई की बातें कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जनक किसे कहा जाता है? ठीक है ना? ऑप्शन ए है एलन ट्यूरिंग को, या फिर ऑप्शन बी है जॉन मैकर्थी को, या फिर ऑप्शन सी है ब्लेज पास्कल को, या फिर ऑप्शन डी है डाउन माउथ को। तो हमेशा याद रखिएगा, पिछले भी ये शॉर्ट्स के माध्यम से ये क्वेश्चन कंप्लीट करवाए थे आपको। तो जो भी व्यूअर्स देखेंगे उनको मालूम हुई होगा, फोटो के साथ कंप्लीट करवाए थे। तो देखिए हमेशा याद रखिएगा, जॉन मैकर्थी को जो है ना एआई का जनक कहा जाता है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर बात करें हिंदी में, तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक जॉन मैकर्थी को बोला जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्त? तो देख सकते हैं दोस्त कि आज का जो है 22 नंबर सवाल कितना इंपॉर्टेंट है, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप कितना सवाल कंप्लीट कर पाए। ठीक है ना? और वीडियो कैसा लगा? अगर बेहतरीन लगा हो तो दोस्त दिल से ना सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। ये चैनल नहीं बल्कि आप और हमारा का परिवार है। ठीक है ना? और दिल से लाइक तो जरूर ही करना है। ठीक है ना? चलिए, वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलते हैं एक नए और शानदार वीडियो के साथ।